गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मीडिया लॉ एंड एथिक्स के यूनिट 5 के बारे में आप हम बात करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि टीआरपी के बारे में कि टीआरपी किस तरह से जर्नलिज़्म को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पेड न्यूज़, मीडिया ट्रायल्स, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्सेज और एथिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ एथिक्स इन द एरा ऑफ टीआरपी फ्यूल्ड टैबलॉइड जर्नलिज्म। तो आज के डेट में जो टीआरपी फ्यूल्ड जो है जर्नलिज्म है, इसके अंदर एथिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। तो एथिक्स किसी भी प्रोफेशन का एक हिस्सा होता है, चाहे वो मीडिया हो चाहे किसी के हो। और मीडिया क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है फोर्थ स्टेट भी बोला जाता है। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बाद फोर्थ स्टेट जो है मीडिया को माना जाता है। तो मीडिया का इम्पोर्टेंस आप समझ लीजिए इससे भी काफ़ी बढ़ जाता है। और मॉरल कोड, एथिक्स अगर नहीं रहेंगे इतने इम्पोर्टेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसका कितना जो है प्रॉब्लम उससे आ सकती है। अभी हम एथिक्स की रिक्वायरमेंट, वैल्यूज ऑफ एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि एथिक्स का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी चैनल होता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने जो है किस टाइप के क्या चीज़ें उसने जो है कवर करनी है। किसी पार्टिकुलर जो है अगर उसका कोई एफिलिएशन हो जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी बिजनेस ग्रुप के लिए, तो जो है वो एक अनबयान्ड रिपोर्टिंग करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बिजनेस इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो ज़्यादा काम करें। दूसरा है सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, एक्यूरेसी। तो ये जो है आपको अपने रिपोर्टिंग में ज़रूर होना चाहिए। डिसेंसी, किसी चीज़ को आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने तो वो डिसेंट तरीके में करें, उसमें वायलेंस और ऑब्ससेनिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इम्पार्शियलिटी, कहीं भी किसी कोई चीज़ को भी आप बताते हैं तो उसको आप जो है इस तरीके से लोगों के सामने लाएं कि उसमें ऐसा कुछ न पता चले कि जो रिपोर्टिंग हो रही है वो अनबैलेंस है या फिर किसी तरफ जो है वो पार्शियल है। क्रैश कमर्शलिज्म, कट थ्रोट कमर्शियल कंपटीशन जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है मीडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर बढ़ गया है। राइवलरी एक तरह से पैदा हो गई है, हर चैनल चाहता है कि मैं नंबर 1 पे रहूं। तो ये टीआरपी के लिए जो है जो भाग दौड़ है इसमें भी काफ़ी जो है इसमें जो है थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेंसेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो मीडिया जो भी रिपोर्ट्स लाती है उसमें सेंसेशन पैदा करने की कोशिश करती है। ऐसे ऐसे टाइप के जो है हेडलाइंस देंगे, ऐसी बातें करेंगे जैसे बहुत सेंसेशन होगा, कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। जब एक्चुअल में पता चलता है कि जो है जब वो देखो उसको तो पता चलता है कि ये चीज़ इतना सेंसेशनल थी नहीं जितना इसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा प्राइवेसी, किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इन्वाइट करना नहीं चाहिए मीडिया को। लोग पीछे पड़ जाते हैं किसी के और उनको प्राइवेसी और हर चीज़ का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपको काम करना चाहिए और उसमें जो है लोगों की प्राइवेसी के साथ ज़्यादा जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऑब्ससीनिटी की अगर बात करें तो ऑब्ससीनिटी का मतलब होता है कि कोई भी वर्क जो है किसी चीज़ के लिए अगर जो है उसको आपने जो है उसको कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो वो जो है क्या है कि ऑफेंसिव वे में जो है कोई कंडक्ट आपका सेक्सुअल कंडक्ट है तो उसको ऑब्ससीनिटी बोला जाता है। ऑब्ससीनिटी जो है इंडिसेंट एक्सप्रेशन जैसे वर्ड से, इमेजेस से या एक्शन से हो सकता है। तो इसमें जो है जर्नलिस्ट को काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात अगर करें तो इस समय पे बहुत ही ज़्यादा जो है मीडिया से काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन लोगों को होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट का जो है इनका इंटरेस्ट होता है। तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसको काम करने के लिए जो इंडस्ट्री चाहती है वो चाहती है कि इस तरह से काम करे। और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जो करेक्ट चीज़ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है।
तो इसमें अगर हम देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पहली बात तो राइटिंग विद अबाउट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के बारे में जो है बहुत सारे रिपोर्टर, बहुत सारे न्यूज़पेपर कुछ ज़्यादा ही जो है दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ लिख देते हैं जो कि गलत है। इसके अलावा प्रेस जंकेट्स, बहुत सारे रिप्यूटेबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कंट्रीब्यूटर को अपने जो है प्रेस जंकेट्स में पार्टिसिपेट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। टिप्स भी ऑफ़र की जाती हैं जर्नलिस्ट को, तो इस तरह से वो पेड का काम करती है। एक्सेप्टिंग हॉस्पिटैलिटी, कोई सीईओ कंपनी का किसी का जो है अगर उसके घर में कुछ है तो फिर जो है उसको हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और फिर बाद में उसके फेवर में चीज़ें लिख देते हैं, तो ये भी जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। इसके अलावा गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना, फ्री टिकट्स कहीं के लिए दे देंगे, पेइंग सोर्सेस, बहुत सारे जो है न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को पे नहीं करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। अगर उसको आपने उससे कोई खबर लिया है तो उसको पेमेंट भी करना चाहिए। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वेंचर कैपिटल्स में, फाइनेंशियल चीज़ों में जो है जर्नलिस्ट को इनको जो है क्या है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप उसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, वो गलत चीज़ है। पॉलिटिकल एंड चैरिटेबल डोनेशंस जैसे हैं तो उनको एक्सेप्ट करना, उससे भी आपका जो है एक तरह से झुकाव बढ़ता है। इसके अलावा ब्लॉग्स की अगर हम बात करें, जर्नलिस्ट के लिए आजकल काफ़ी कॉमन ये हो गया है कि किसी भी चीज़ पे ब्लॉग लिखना और लोगों को कमेंट करना, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए उनको। अभी हम बात करेंगे पेड न्यूज़ की। पेड न्यूज़ को अगर हम डिफाइन करें कि एनी न्यूज़ और एनालिसिस अपीयरिंग इन एनी मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर ए प्राइस इन कैश और काइंड एज कंसिडरेशन, तो फिर किसी तरह से भी अगर कोई उसको कैश में या फिर कहीं और कोई कंसिडरेशन के लिए किसी भी न्यूज़ को अगर आ रहा है मीडिया में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको बोला जाएगा पेड न्यूज़। तो पेड न्यूज़ या पेड कंटेंट आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो फेवरेबल कंडीशंस जो है उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोवाइड करते हैं जिसने उनको पेमेंट किया है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इलेक्शन टाइम पे पेड न्यूज़ आता है, जिसमें किसी भी पार्टी के बारे में, उनकी अच्छी अच्छी नीतियों के बारे में ही जो है चर्चा की जाती, ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। इसी के साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 आया था। इसमें स्टेट इलेक्शंस, यूनियन इलेक्शंस को जो है इनको सबको रेगुलेट किया गया था। तो मेन पर्पज़ इस एक्ट का था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कंट्री के अंदर। कोई भी इलेक्शन टाइम पेड न्यूज़ वगैरह जो है नहीं छपना चाहिए, और जितने भी जो है रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 123 जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में जो है सुइटेबली इसको अमेंड करके जो है कोई भी पेमेंट या पब्लिकेशन किसी न्यूज़ या कोई करप्ट प्रैक्टिस है तो उसके ऊपर बैन होना चाहिए और एक पनिशेबल ऑफेंस आना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने बताया था। इसके अलावा प्रेस काउंसिल की अगर रोल की हम बात करें तो प्रेस काउंसिल ने भी यही किया है कि मीडिया को काफ़ी उन्होंने गाइडलाइन दी है कि ताकि वो फ्री एंड फेयर रहें, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने काफ़ी एक्शंस भी किए हैं जहां गलत कुछ हुआ है, और उन्होंने काफ़ी गाइडलाइंस भी जो है पब्लिश की है, जिसमें गाइडलाइन जनरल इलेक्शन के लिए गाइडलाइंस फॉर प्री पोल एंड एग्जिट पोल सर्विस 1996 आया था। तो इसमें सब में जो है उन्होंने काफ़ी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि ताकि जो है प्रेस कोई भी एग्ज़िट पोल कोई भी चीज़ है उसको किस टाइम पे डिक्लेयर करना है और किस टाइम पे नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जो है किसी चीज़ को डिक्लेयर कर लें और उसके बाद उसमें वोटिंग पैटर्न के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आए। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन जो मीडिया के अंदर खुद उनको करना चाहिए, तो ये तो जो है आपको खुद ध्यान देने की ज़रूरत है कोई भी मीडिया की, वो जो है इलेक्शन से 48 आवर्स पहले किसी भी पार्टी, किसी कैंडिडेट, किसी कोई इन्फॉर्मेशन लेना और उसको पब्लिश करना या अपने उसमें मीडिया चैनल में दिखाना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हम अभी बात करते हैं ट्रायल बाय मीडिया। तो मीडिया ट्रायल्स काफ़ी फेमस हैं, क्योंकि मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देखा गया है कि टेलीविज़न के ऊपर या फिर किसी चीज़ में बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं कि ट्रायल, मीडिया ट्रायल का। तो मीडिया ट्रायल की अगर हम बात करें तो मीडिया ट्रायल बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी सालों से ये चल रहा है। और इसका अगर हम जो है इस पे बात करें कि मीडिया ट्रायल है क्या, तो जब कभी भी कोई सेंसिटिव केस, कोई कोर्ट में कोई चीज़ आ जाता है, तो
कुछ जो है अपसर्ज होता है एंटिसिपेशन का, और लोगों को जानने की जो है इच्छा होती है इस चीज़ में कि ये केस कैसा है, क्या है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि मीडिया जो है दोनों पार्टियों का, या जो भी अफेक्टेड पार्टी हैं या बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको सबको जो है अपने जो है चैनल पे ला करके और उनके व्यूज़, उनको कैसे क्या हुआ, उन सब चीज़ों को अगर डाल करके और उसके बाद उसके ऊपर जो है अलग ही कहानी बनाना शुरू कर देती है। तो इसी को बोला जाता है ट्रायल बाय मीडिया। अभी फेमस इंडियन केसेस जो हुए हैं मीडिया ट्रायल के, तो सबसे पहला हम बात करते हैं संजय दत्त केस। संजय दत्त को 5 साल इम्प्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंटेंस किया था, और उसमें जो है 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उनके पास जो है वेपन मिला था। तो इसकी वजह से जो है उनको ये सज़ा हुई थी, लेकिन उनको जो है बेल मिल गया था आफ्टर 18 मंथ्स। तो फिर और 11 साल के बाद टाटा कोर्ट ने जो है उनको एक्विट भी कर दिया था। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी मीडिया ट्रायल चले थे। इसके अलावा शीना बोरा मर्डर केस आया था, इंद्रानी मुखर्जी वाला जो केस था 2012 में, इसके ऊपर भी काफ़ी मीडिया ट्रायल हुआ था। इससे पहले की अगर बात करें हम, जेसिका लाल मर्डर केस हुआ था 1999 में। तो इसमें भी जो है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी जेसिका लाल, सर्व कर रही थी जो है वो लिकर वगैरह। तो उस टाइम पे जो है मनोज शर्मा, जो कि कांग्रेस के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, उनके लड़के थे, उन्होंने जो है उनको गोली मार दिया था। तो इसके ऊपर भी काफ़ी मीडिया ट्रायल्स हुए थे। इसके अलावा दिल्ली रेप केस लेटेस्ट है कि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुए हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें मीडिया ट्रायल्स की, तो मीडिया का रोल जो है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर कोर्ट में कोई कुछ अगर हियरिंग चल रहा है और केस कोई जो है कोर्ट में पेंडिंग है डिसीजन के लिए, तो उस टाइम पे अगर आप ट्रायल करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो जज हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पर्सन्स हो, उनको सबको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो इससे जो है काफ़ी नुकसान होता है उस केस का, और सही तरीके से वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इससे जो है एक्यूज़ के ऊपर भी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है मीडिया का। इसके अलावा विटनेसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, जजेज जो कोर्ट के होते हैं उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम इसमें बात करें मीडिया ट्रायल वर्सेस राइट टू बी रिप्रेजेंटेड, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे पार्लियामेंट अटैक वगैरह हुआ था, उसमें सब में जो है कुछ चीज़ें थी, वो सब रिप्रेजेंटेशन की बात थी, तो वो चलो उन सब चीज़ों पे मीडिया ने जो बोला वो सही था। लेकिन जो ट्रायल्स चल रहे होते हैं उसके बीच में मीडिया अगर उसको आकर के इफ़ेक्ट करती है तो अपना ट्रायल चला करके, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर हम बात करें कि मीडिया ट्रायल क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो बिल्कुल ये मीडिया ट्रायल जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में आता है। और अगर कोई भी आदमी जो है इस तरह से अफेक्ट किया है किसी चीज़ को, या और सिविल और क्रिमिनल केसेस में, तो फिर उसको जो है प्रीजुडिशियल ट्रायल, स्कैंडलाइजिंग, हिंडरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसके तहत उनको जो है फ्रेम किया जाता है चार्ज, और उनको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंस और प्रेजुडिस विद द जुडिशियल प्रोसेस, तो जुडिशियल प्रोसेस के साथ जो है मीडिया ट्रायल्स काफ़ी जो है इसका इन्फ्लुएंस होता है। तो इसमें जो है पक्का जो है इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है, और जर्नलिस्ट को कोशिश करना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़, कोई हियरिंग या कोई केस अगर पेंडिंग है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा जो है ट्रायल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, और उनको ऐसा करने से बचना भी चाहिए। अभी हम बात करेंगे प्राइवेसी के बारे में। तो प्राइवेसी जो है एक ऐसी चीज़ है जो हर हिंदुस्तानी को कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 21 में जो है उनको जो है राइट दिया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 में है, वो भी राइट टू प्राइवेसी भी उनके पास है। तो अगर उसको प्राइवेसी के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उसका जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके ख़िलाफ़ जो है आपने काम किया है। अभी प्राइवेसी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो
पब्लिक नॉलेज से कोई भी चीज़ जो आदमी प्राइवेट अपना रखना चाहता है, पब्लिक के बीच में नहीं डालना चाहता, उनको सबको जो है प्राइवेसी बोला जा सकता है। इसके अलावा अगर हम सबमिटेड मटेरियल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जो है जर्नलिस्ट हैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा वो एडिटोरियल गाइडलाइंस उनको सबको काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें जो है लोगों का सीसीटीवी फुटेज और ऐसी मटेरियल ऐसी चीज़ें जो उन लोगों का जो है पब्लिक के सामने ला देते हैं, जो कि बहुत ही जो है ख़राब चीज़ है और इन सब चीज़ों से किसी भी मीडिया इंडस्ट्री को बचना चाहिए। ऑब्टेनिंग कंसेंट की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को कोई रिकॉर्डिंग या कोई इक्विपमेंट कोई भी चीज़ है, अगर उसके बारे में आप जो है टेलीफोन कन्वर्जेशन अगर रिकॉर्ड हो रहा है, डोर स्टेप इंटरव्यूज़, तो ये सब चीज़ें इनको जो है जब तक कंसेंट लोगों से मिलता नहीं है तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए और उस चीज़ को पब्लिक में नहीं लाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक नोट टेकिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे रिपोर्टर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का वो नोट टेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो नोटबुक में कोई चीज़ अगर रिपोर्ट नोट कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसके साथ साथ जो है वीडियो भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्लिप्स डाल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा जो है इनको विदाउट कंसेंट जो है नहीं करना चाहिए। डोर स्टेपिंग की बात भी यही है कि दरवाजे के पास आकर के और वहाँ से जो है ऐसे चुपचाप जो है रिकॉर्डिंग करना या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन लेना। इसके अलावा टैग अलॉन्ग सिनेरियो की बात करते हैं। टैग अलॉन्ग सिनेरियो वो है जब एक जर्नलिस्ट किसी ऑफिशियल को अपना काम करने जा रहा है तो उसमें जो है स्टोरी कवर करने के लिए जो है वो उसके पीछे लग जाता है, तो उसको टैग अलॉन्ग बोला जाता है। सफ़रिंग डिस्ट्रेस को कवर करना भी जो है ये भी रिपोर्टिंग जो है इसमें भी जो है काफ़ी ज़रूरत होता है कि जब किसी का घर कोई विज़िट करता है तो उस तरह से जो है उनसे बिना परमिशन लिए और उनकी अगर तकलीफ़ है तो उसके अंदर उसको ज़्यादा फालतू का डिस्टर्ब ना किया जाए। इसके अलावा जो है ग्राफ फंडरल्स में पास्ट इवेंट को जो है बार बार रिविजिट करना और पुरानी चीज़ों को जो है बार बार सामने लाना, लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लाना, ये सब चीज़ें जो है प्राइवेसी के अंडर में आती हैं और इनको सबको कोशिश करना चाहिए विदाउट कंसेंट जो है इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्सेज। तो जो सोर्सेज जो मीडिया के होते हैं, मीडिया हर जगह तो पहुंच नहीं सकती है, इसलिए उनको अपना जो है सोर्स डेवलप करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर प्लेस में। तो उनकी जो है सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ऐसी देती हैं कि कोई पार्टी उनसे नाराज़ भी हो सकती है, तो इसलिए उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको भी डर रहता है अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको डर है कि उसका जो है बॉस उसको नौकरी से निकाल देगा, उसको नुकसान कर देगा और लोगों को जो है अपनी खुद की जान की भी, अपने परिवार की भी चिंता होती है, तो इसलिए जो है कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं पुलिस रिक्वेस्ट फॉर मीडिया पिक्चर्स। तो पुलिस रिक्वेस्ट जो है इसमें क्या है कि लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से अगर मीडिया पर्सन्स जो है कोई पिक्चर या कहीं कुछ किसी जगह का ले लिए हैं, तो उसमें अगर पुलिस बोलती है कि जो है मेरे को वो पिक्चर दे दो, तो अगर आप समझते हैं कि जिस आदमी का वो इन्फॉर्मेशन है वो इसके ऊपर जो है मतलब कोई नाराज़गी नहीं करेगा और उसका परमिशन हो रहा है, तब आप पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन वो सब चीज़ें दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है उसमें अपने प्रोफेशनलिज़्म के जो है बात आ जाती है कि प्रोफेशन को भी लेके चलना है, तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि आप पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है तो उसको वो चीज़ देना है या नहीं है। एयर ड्रॉपिंग की अगर बात करें तो अगर किसी के कंसेंट के बिना जो है कोई चीज़ जो है आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो इसको एक इल्लीगल तरीके से बोला जाएगा, तो उसको एयर ड्रॉपिंग भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे एथिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो होता है, आजकल काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे एथिक्स की जो है ज़रूरत है। तो इसमें जो है बेसिक एलिमेंट्स इसमें क्या हैं, दैट द इन्वेस्टिगेशन बी द वर्क ऑफ द रिपोर्टर, नॉट ए रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन मेड बाई समवन एल्स।
मीडिया जो पर्सन है उसको खुद जो है उसको जो है अपना खुद उस काम को करना चाहिए, किसी दूसरे के काम को नहीं लाना चाहिए। दूसरा, स्टोरी का जो सब्जेक्ट है रीडर व्यूअर के लिए रीजनेबल इम्पोर्टेंस की होने चाहिए। लोग जो है पब्लिक से इसको कोई भी मैटर को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के अंदर हम कवर कर सकते हैं। तो ये एक जर्नलिज्म ऑफ आउटरीच की बात इसको कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो पब्लिक में नहीं ला रही होती हैं तो उसको जो है इन्वेस्टिगेटिव करके इन्वेस्टिगेशन करके उसको जो है पब्लिक के सामने लाया जाता है। अब हम बात करें कि वाई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग क्यों। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। गवर्नमेंट एजेंसीज और बहुत सारे एजेंसी जितने हैं वो लोगों के सामने सही चीज़ नहीं लाती हैं, तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और ये एज ए पब्लिक सर्विस जो है मानी जाती है। और इसमें अगर करप्शन को जो है उन्होंने एक्सपोज किया है, इसके अलावा ऑफिशियल पावर का एब्यूज़ कोई कर रहा है, डिनायर डिले ऑफ जस्टिस है, ऑफिशियल फैक्ट फिगर को अगर क्वेश्चन किया जा रहा है, लॉज वायलेशन कर रहे हैं कहीं पे, कोई भी कवरअप किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी एजेंसी के द्वारा, या शेमफुल कोई सोसाइटल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो इनको जो है मीडिया के सामने अगर लाया जा रहा है तो फिर ये एक पब्लिक सर्विस का समझ लो काम है। अभी इथिकल प्रॉब्लम्स की जो है हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में, तो इसमें जो है जो सोर्सेज होते हैं, तो इसमें मेन जो है एथिकल इशू जो होता है वो सोर्स के ऊपर होता है। अगर जो अच्छे इन्फॉर्म सोर्सेज होते हैं तो वो रिपोर्टर्स के समझ लो ब्रेड एंड बटर होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अगर सही न्यूज़ देंगे तो फिर आपको जो है अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और उन्होंने आपको अगर गलत मिसलीड कर दिया और आपने उसको जो है पब्लिश कर दिया और बाद में पता चला कि जो है वैसा नहीं था एक्चुअल में, तो वो न्यूज़ एजेंसी और जर्नलिस्ट के लिए काफ़ी जो है गलत भी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम स्टिंग की बात करें तो ये एक एथिकल इशू ये भी है कि लोग स्टिंग करते हैं एविडेंस गैदर करने के लिए, कैमरे वगैरह छुपा करके और इस तरह से ऑपरेशन करते हैं, अपने आप को गलत जो है मतलब ये नहीं जाहिर करते हैं कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, और उसके बाद कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं और बाद में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन ये भी जो है इसमें भी एथिकल इश्यूज़ काफ़ी हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी एक जो है, ये तो ऑब्जेक्टिविटी एक जो है प्रोफेशनल नॉर्म भी है जर्नलिज्म का, तो अगर वो नहीं आती है तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा प्राइवेसी लोगों की हनन होती है, मीडिया ट्रायल्स लोग चला देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं ये जो कि जो है थोड़ा सा एथिकल प्रॉब्लम्स हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में। तो यहीं पे ये वाले पेपर का कंप्लीट ख़त्म हो रहा है, मीडिया लॉ एंड एथिक्स का। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप इसको जो है 2-3 बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो जितने भी पॉइंट्स कवर किए गए हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन जितने इसमें बनते हैं सब के सब इसमें कवर हो जाएंगे और एक अच्छा ग्रेड आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।